हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में बातें की हैं वो है डीएनए के बारे में, ठीक है। और डीएनए के बारे में जो डिस्कशन है हमारा यहाँ पर रुका था कि हमने देखा था कि जो डीएनए का साइज है ना बच्चों, वो काफी बड़ा आ गया था। लेकिन जो उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस की साइज है जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल को रखना है हमें, ठीक है, जिसके अंदर वो रहता है, उसके घर की साइज जो है वो काफी छोटी है, ठीक है। अब सवाल यही उठता था कि इतना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल उस छोटे से घर में आएगा कैसे, ठीक है। उसके अंदर तो फिट ही नहीं हो पाएगा ना। तो उसी डीएनए को अपने को उस छोटे से घर में फिट करना है, यही है आज की कहानी। और ये आज की कहानी का नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। वो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से इस चीज को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा और इसी तरीके से आगे भी मजा आएगा बच्चों। एकदम ध्यान से शिद्दत से पढ़ना है। तो चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। लेकिन उससे पहले मैं रिमाइंड करवा देता हूं वो वाला पॉइंट कि जहां पर हमने देखा था कि डीएनए की जो लेंथ है वो लगभग लगभग काफी बड़ी है और न्यूक्लियस की साइज जो है वो काफी छोटी है। तो देखो यहां पर ये पॉइंट है, देखो लेंथ ऑफ डीएनए फॉर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल ये कितना है, 2.2 मीटर है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखो मैं साइड हो जा रहा हूं। लेंथ ऑफ डीएनए फॉर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल 2.2 मीटर, बहुत बड़ी साइज है। और लेंथ ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस 10⁻⁹ मीटर है। देखो कभी भी हम साइज बड़ी है कि छोटी है वो किसी के कंपैरिजन में करके बताते हैं ना। अगर हम देखें इस न्यूक्लियस के साइज के हिसाब से तो काफी बड़ी साइज है। वैसे अब हम लोग देखें अपने हिसाब से तो 2.2 मीटर कुछ नहीं है, कोई उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से। लेकिन इस न्यूक्लियस से कंपेयर करके इसके रिलेटिव में अगर देखें तो काफी बड़ी डीएनए की साइज है बच्चों। इतनी बड़ी डीएनए की स्ट्रैंड इस छोटे से साइज के न्यूक्लियस में कैसे आएगी, यही है हमारा आज का टॉपिक, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब समझो, जो ये पैकेजिंग है ये दोनों में पढ़ी जाती है। मतलब दोनों कौन सी, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ी जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसका फायदा उठाते हुए सबसे पहले हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोकैरियोटिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोट्स, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत हमें सबसे फर्स्ट में पड़ती है बच्चों। सबसे पहला जो चीज होता है हमें जरूरत पड़ती है हिस्टोन प्रोटीन की। और ये जो प्रोटीन होता है ये बेसिक नेचर का प्रोटीन होता है। सर आपको कैसे पता कि ये बेसिक नेचर प्रोटीन है? मैंने पढ़ा हुआ है, लो तुमको भी पढ़ा देता हूं। देखो बच्चों, कोई भी प्रोटीन इस दुनिया में, कोई भी प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन होगा उसका नेचर किस पर डिसाइड होगा, ठीक है, उसका नेचर किस पर डिसाइड होगा, उसका नेचर डिसाइड होगा एमिनो एसिड के रेजिड्यू पर, ठीक है। कि भाई एमिनो एसिड का रेजिड्यू जो है वो वो किस टाइप का है, बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि इस प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एमिनो एसिड इन्वॉल्व है, लाइसिन इन्वॉल्व है, आर्गिनाइन इन्वॉल्व है, और ये बेसिक नेचर के हैं। तो इसीलिए जो हमारी प्रोटीन भी हो गई वो कैसी हो जाएगी, बेसिक नेचर की हो जाएगी। अब कितने टाइप के, मतलब कितने नंबर होते हैं इसके, इस हिस्टोन प्रोटीन के कितने टाइप के होते हैं, तो 5 टाइप के अपने पास हैं यहां पर, ठीक है। देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये 5, H1 H2A H2B H3 H4, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इस H1 की बात नहीं करेंगे। सुनो, तुम क्या करो, यहां पर ये जो चार तुमको दिख रहा है ना, चार, टोटल चार ये प्रोटीन H2A H2B और H3 और H4, इसको क्या करो, इसको इंटू कर दो 2 से, ठीक है, इसको इंटू कर दो 2 से और तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा टोटल 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इस 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल से तुम बना दोगे हिस्टोन ऑक्टामर। याद करो ऑक्टा का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्टा मीन्स होता है 8, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर जो कि नियर अबाउट एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम न्यू बॉडी भी बोल देंगे या फिर कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल भी बोल देंगे। सर एक सवाल आ रहा है मन में कि सर आपने बोला यहां पर कि जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो हिस्टोन ऑक्टामर बनाने के लिए वो टोटल 8 इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर तो आपने दिखाया, यहां पर देखो डायग्राम में आप दिखा रहे हो कि यहां पर 4 ही हैं, H2A H2B H3 और H4। तो देखो बच्चा, इस H2A के पीछे एक और
इस H2B के पीछे एक और H2B, इस H3 के पीछे एक और H3, इस H4 के पीछे एक और H4, टोटल हो गया ना 8। ठीक है ना भाई? तो 8 से बनेगा हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि नियर अबाउट एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम न्यू बॉडी या फिर कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अब समझो ध्यान से, जो इसकी चार्ज होगी बच्चों, वो चार्ज होगी पॉजिटिव। क्या होगी? वो चार्ज होगी पॉजिटिव। ठीक है, जो इसका चार्ज होता है हिस्टोन मॉलिक्यूल का, हिस्टोन ऑक्टामर का, ये चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब डीएनए के चार्ज क्या होती है? डीएनए कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। वाई? ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड, राइट? इतनी बातें अपने को क्लियर है। तो क्या हम डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर से जोड़ सकते हैं किसी तरीके से? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, मतलब दोनों के चार्ज दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना। ठीक है, अनइक्वल चार्जेस है ना, बात समझ में आ रही है? अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है ना यहाँ पर, तो दोनों आपस में इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो डीएनए को हम क्या करेंगे? इजीली उसके ऊपर, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? रैप कर देंगे। अब रैप किया, जब हमने रैप किया तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया? डीएनए का एक कॉइल बन गया। डीएनए की क्या हो गई? कॉइलिंग हो रही। तो एक क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोट्स में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अंदर डीएनए की कॉइलिंग आखिर कौन करवाता है, किसके वजह से होता है? तो वो उसका आंसर है हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन के वजह से होता है हमारा। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के वजह से या फिर हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। सो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की कॉइलिंग करवाता है यहां पर आपकी क्या? यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये सबसे पहला सवाल। अब देखो, जैसे ही हमने बच्चों डीएनए के ऊपर रैप कर दिया, डीएनए को रैप कर दिया हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, तो हमारा क्या तैयार हो गया? हमारा तैयार हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम बोल देंगे, राइट? इतनी बातें क्लियर हुई। अब समझो जरा इसमें और, ये ब्लू वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है डीएनए, ये ब्लू वाली डीएनए है, और ये जो ब्लैक में स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये है न्यू बॉडी यानी कि हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अब सुनो, अब क्या है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए थोड़ी बाहर निकली हुई है, मतलब पूरा देखो यहां तक तो ये कंप्लीटेड है, यहां पर यहां तक ये रैप्ड है पूरी तरीके से, लेकिन ये एक्स्ट्रा डीएनए है ना, एक्स्ट्रा डीएनए है। तो इस एक्स्ट्रा डीएनए को मैं क्या बोलूंगा? इस एक्स्ट्रा डीएनए को मैं क्या बोलूंगा? इस एक्स्ट्रा डीएनए को बोलूंगा मैं लिंकर डीएनए। क्या बोल दूंगा बच्चा? लिंकर डीएनए बोल दूंगा। अब सुनो, लिंकर डीएनए, ठीक है, ओके। अब सुनो, जरा दिमाग लगाओ कि जो 2.2 मीटर की डीएनए है बच्चों, वो 2.2 मीटर की डीएनए क्या एक ही हिस्टोन ऑक्टामर पर कंप्लीट हो जाएगी? मतलब हमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियोसोम की जरूरत होगी, हमें सिर्फ एक ही हिस्टोन ऑक्टामर की जरूरत होगी? नहीं, बहुत सारे की जरूरत होगी। तो जब हिस्टोन ऑक्टामर बहुत सारे, तो न्यूक्लियोसोम भी बहुत सारे। न्यूक्लियोसोम को आपस में कनेक्ट करना पड़ता होगा, आपस में लिंक करना पड़ता होगा, तभी जाके तो डीएनए पैक्ड होगा। ठीक है, सो वो लिंकिंग जो है, वो लिंकिंग जो है, वो लिंकिंग किसके वजह से हो रहा है? वो लिंकिंग हो रहा है, अब में हमारा हीरो आ रहा है इसका H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन ये हीरो है जो कि लिंक करेगा अलग अलग न्यूक्लियोसोम को, अलग अलग न्यूक्लियोसोम को। ठीक है, दो न्यूक्लियोसोम को या फिर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को एक दूसरे से लिंक करेगा। सो ये काम करता है H1 हिस्टोन। देखो बच्चों, H1 हिस्टोन को हम इसीलिए कई कई किताबों में लिंकर प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? लिंकर प्रोटीन भी बोल देते हैं, राइट? इतनी बातें क्लियर है। तो लिंकर प्रोटीन क्या करेगा? दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करेगा, दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करेगा। अब सुनो, ये स्टेटमेंट था। अब जरा ध्यान से फिर से एक और स्टेटमेंट सुनना। लिंकर डीएनए आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे, लिंकर डीएनए आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे किसके मदद से? लिंकर प्रोटीन के वजह से, और जिसके वजह से दो न्यूक्लियोसोम आपस में लिंक हो जाएंगे। ठीक है, जिसके वजह से दो न्यूक्लियोसोम आपस में लिंक हो जाएंगे। सो लिंकर डीएनए आपस में लिंक हो रहे हैं किसके मदद से? H1 हिस्टोन यानी कि लिंकर प्रोटीन के मदद से, और इसके वजह से क्या हो रहा है? दो न्यूक्लियोसोम आपस में लिंक हो जा रहे हैं। अब जरा समझना, यहां पर नेक्स्ट डायग्राम में देखो बच्चों, यहां पर देखो, ये है आपके पास एक न्यूक्लियोसोम, ये है दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये है तीसरा न्यूक्लियोसोम, ये है चौथा न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है ना। अब यहां पर देखो,
इन दोनों को जरा देखो, ध्यान दो, इसको और इसको ध्यान देना फटाफट से, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये है एक्स्ट्रा डीएनए, जिसको अपन ने बोल दिया लिंकर डीएनए। यहां पर ये एक्स्ट्रा डीएनए है, जिसको अपन ने बोल दिया लिंकर डीएनए, ठीक है। लिंकर डीएनए और लिंकर डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए को, ठीक है, लिंकर डीएनए बोल दिया। अब लिंकर डीएनए जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं, किसके वजह से? लिंकर प्रोटीन से। सो लिंकर प्रोटीन जो है लिंकर डीएनए को आपस में जोड़ रहा है, जिसके वजह से दो न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम 1 और ये न्यूक्लियोसोम 2, ये दोनों न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी कनेक्ट हो रहा होगा, उसी तरीके से ये और ये भी कनेक्ट हो रहा होगा, ये और ये भी कनेक्ट हो रहा होगा, उसी तरीके से ये और ये भी कनेक्ट हो रहा होगा। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे आपके कनेक्ट हो रहे होंगे। सो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये है डीएनए, ये है डीएनए, और डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पर रैप होता गया, कॉइल्स बनती गई डीएनए की, कॉइल्स बनती गई। अब कॉइल्स बनती गई, इतनी ज्यादा कॉइलिंग होती गई कि एक समय ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियोसोम एक थ्रेड पर मोती की तरह दिखना लगेगा। मतलब डीएनए यहां पर थ्रेड है और उसके ऊपर है ये हिस्टोन ऑक्टामर, उसके ऊपर है ये स्टोन ऑक्टामर। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहां पर अपने को न्यूक्लियोसोम का दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद फिर और कॉइलिंग, फिर बन जाएगी अपने पास क्रोमैटिड। क्या बन जाएगी? क्रोमैटिड, या फिर आप लोग बोल दो क्रोमैटिड, ठीक है। अब ये क्रोमैटिड बन जाएगी, उसके बाद क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। और न्यूक्लियस में बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो समझ रहे हो? देखो कैसे इतना बड़ा हमने डीएनए का मॉलिक्यूल लिया, उससे हमने क्रोमोसोम बनाया और उसको हमने न्यूक्लियस में रख दिया। तो इस तरीके से की जाती है पैकेजिंग। अब जरा समझो, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आओ। हमने क्या देखा था? हमने देखा था न्यूक्लियोसोम के बारे में, है ना? न्यूक्लियोसोम के बारे में देखा था। और न्यूक्लियोसोम के बारे में देखा था कि जितनी डीएनए रैप है, उसको तो हम लोग कुछ नहीं छेड़ रहे थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको हम लिंकर डीएनए बोल रहे थे। तो जितना डीएनए रैप है उसका उसमें उसमें कितना कंटेंट बेस पेयर का होगा, ठीक है। सो दैट कंटेन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। ईच एंड एवरी न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। मतलब फिर से समझना ध्यान से बच्चों कि यहां पर देखो, ये जो है, ये जितने डीएनए रैप है, इतने में कितना बेस पेयर होगा? इतने के अंदर आपका लगभग 200 बेस पेयर होगा डीएनए हेलिक्स का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस न्यूक्लियोसोम की साइज कितनी होगी? 110 इंटू 60 एंगस्ट्रॉम, जो कि होता है 11 इंटू 6 एनएम, 11 इंटू 6 एनएम, राइट बच्चों? ओके, एंगस्ट्रॉम को एनएम में बदल सकते हो। अब जरा समझो, आगे और जरा बढ़ते हैं। यहां पर देखो, डीएनए की जो डायमीटर है वो कितनी है? 2 एनएम है, ठीक है, 2 एनएम है। न्यूक्लियोसोम की डायमीटर कितनी हो जाएगी? 10 एनएम हो जाएगी। सोलेनॉइड फॉर्म में फिर चेंज होगा 30 एनएम, फिर सुपर सोलेनॉइड फॉर्म में चेंज होगा 300 एनएम डायमीटर, फिर क्रोमैटिड फॉर्म में चेंज होगा 700 एनएम डायमीटर, फिर क्रोमोसोम फॉर्म में चेंज होगा 1400 एनएम डायमीटर। तो उसके बाद कहानी हमारी ये खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी कहानी बची हुई है, कुछ बताना है आपको। अब जरा समझो बच्चों, यहां पर ये आप क्रोमैटिन देख रहे हो, ठीक है। ये क्रोमैटिन क्या है? जनरली इट इज अ स्टेन्ड बॉडी, इट इज अ कलर्ड डार्क कलर, इट इज अ कलर्ड बॉडी। स्टेन्ड मतलब कलर्ड बॉडीज, ठीक है, जो कि थ्रेड लाइक होती हैं। कैसी होती हैं? थ्रेड लाइक होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब जो न्यूक्लियस में, किसी भी न्यूक्लियस में जो हमारा क्रोमैटिन होता है, ठीक है, क्रोमैटिन होता है, वो क्रोमैटिन कुछ रीजन पर लूजली पैक्ड होता है। अब समझो, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने ये लूजली पैक्ड किया, ये लूजली पैक्ड हुआ, ये क्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, मतलब इसके अंदर बीच बीच में से स्पेस है।
तो अगर मान लो इसको हम किसी कलर सॉल्यूशन में डुबाते हैं और वापस से निकाल देते हैं तो ये उतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर मतलब हमें डिफरेंट अदर कलर्स भी, मतलब कि जो बैकग्राउंड में कलर है, मान लो भैया अब जैसे ये गोला है तो इसके बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, मुझे व्हाइट कलर दिख रहा है, वॉल की चाहे लैपटॉप की और भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन मैं अगर इसको टाइटली पैक कर दूं तो सिर्फ मुझे स्किन कलर दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से मैं डीएनए को एकदम टाइटली पैक करूं तो क्या दिखेगा मुझे, सिर्फ डीएनए जिसमें, जिस सॉल्यूशन में, जिस कलर में हमने इसको स्टेन किया है, ठीक है, वो स्टेन की ही कलर अपने को दिखेगी, ठीक है, और अदर कलर नहीं दिखेगी। सो इससे हमें दो बातें पता चली कि ये वाला जो बच्चों डीएनए है ये काफी डेंसली पैक्ड है और ये भारी है। भारी है मतलब भारी कैसे, कि इसके अंदर ज्यादा ज्यादा न्यूक्लियोसोम इन्वॉल्व हुए होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ थ्रेड, मतलब ज्यादा लंबी, ज्यादा कंटेंट थ्रेड का इन्वॉल्व होगा, ज्यादा बेस पेयर्स इन्वॉल्व हुए होंगे। और लेकिन ये वाला जो है ये लाइट है, ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट स्टेन कर रहा है, ये हल्का है, ठीक है, हल्का है। बात समझ में आ रही है? इसका वजन, वेट भी हल्का है और ये कलर भी इसका हल्का हो रहा है, स्टेन भी, कलर हल्का हो रहा है। अब जो चीज हल्की होती है बच्चों वो फुर्तीली होती है, फुर्तीली होती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा। तो जो भी चीज लूजली पैक्ड होगी, अगर क्रोमैटिन लूजली पैक्ड हुआ तो वो स्टेन लाइट स्टेन्ड होगा, मतलब कि कम कलर वाला होगा और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। और ऐसे को हम लोग बोल देंगे, ऐसे क्रोमैटिन को बोल देंगे यू क्रोमैटिन। और जो चीज डेंसली पैक्ड होगी वो स्टेन डार्क करेगी, ठीक है, उसको बोल देंगे हम हेट्रोक्रोमैटिन। और जो चीज डेंसली पैक्ड होती है, मतलब भारी होती है, वो क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, वो फुर्तीली नहीं होती है बच्चों। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर छूट रहा है, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन सीन इन अ माइक्रोस्कोप एज अ बीट। अच्छा, बता दिया, बता दिया, बिल्कुल बता दिया। तो यहां तक आई थिंक मजेदार आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात आता है सर प्रोकैरियोट्स के बारे में, कि डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। यूकैरियोट के तो बारे में हमने पढ़ लिया। तो देखो बच्चों, जब आप कोई भी अगर प्रोकैरियोट का सेल देखोगे, ठीक है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओके, इसके ऊपर मैं सेल वॉल बना देता हूं, लो सेल वॉल बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, बीच में एक रीजन होगा, ये रीजन होगा, ये देखो ये रीजन होगा, राइट बच्चों, ये एक रीजन है, स्पेस है, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर, इसी रीजन के अंदर क्या होगा, आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, सुपर कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट होगा। सो देखो ये एक रीजन है, ठीक है, ये एक रीजन है, कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन सुपर कॉइल्ड स्टेट। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर। अब ये जो कॉइलिंग हुई है, ये जो कॉइलिंग हुई है, ये कॉइलिंग नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन जैसे कि पॉलीएमीन से हुई है, ठीक है, पॉलीएमीन्स के वजह से हुई है। याद करो अभी अभी हमने देखा कि यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए की कॉइलिंग हुई है वो किसके वजह से हुई है, वो हुई है हिस्टोन प्रोटीन के वजह से, हिस्टोन ऑक्टामर की वजह से। लेकिन यहां पर जो कॉइलिंग हुई है प्रोकैरियोट्स में, वो कॉइलिंग किसके वजह से हुई है, पॉलीएमीन्स के वजह से हुई है। और जिसके वजह से अब ये भी वैसा ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, डीएनए का एकदम कॉम्पैक्ट फुली पैक्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, और यही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। और ऐसे ऐसे चीज को, ऐसे डीएनए को अपन बोल देते हैं यहां पर न्यूक्लियोइड गिनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब जरा ध्यान देना, इस न्यूक्लियोइड, ऑइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोइड मतलब विदाउट, विदाउट कवरिंग, विदाउट एनी कवरिंग। तो न्यूक्लियस विदाउट एनी कवरिंग, न्यूक्लियस विदाउट एनी कवरिंग यहां पर हो जाता है प्रोकैरियोटिक का डीएनए, ठीक है। आई होप बात कवर हुई, बात क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो इतनी सी बातें हैं, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन में, आपको इसी तरीके से, इसी जोश के साथ, आई होप समझ में आया होगा पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। चलो ठीक है, लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं।